फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोगों ने नम्स एमडी कैट एग्ज़ाम को दे दिया। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और इंशाल्लाह एग्ज़ाम अच्छा होने के बाद रिज़ल्ट भी अच्छा आना चाहिए और इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा और आप लोगों के हक़ के लिए वो बेहतर होगा। अगर मैं एज अ फिज़िक्स टीचर ओवरऑल नम्स के इस टेस्ट को एनालाइज करूं तो मैं ये कहूँगा कि टेस्ट बहुत आसान था। अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो हमें क्वेश्चंस में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं मिलता और ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिनसे स्टूडेंट्स आमतौर पर डरते हैं। और ये आप लोगों के लिए जो एम डी कैट 2025 को फोकस कर रहे हैं उनके लिए भी है कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के हवाले से परेशान ना हो। एक तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, दूसरी चीज़ जो न्यूमेरिकल आते भी हैं वो आसान होते हैं, उनको आप इजीली कर लेते हो और फिर जब आप लोग तैयारी कर रहे होते हो आप मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो और वो भी आप लोगों को हेल्प आउट करता है फाइनल डे पर। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाए तो उनको आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा हमें एग्जाम में जो डिफरेंट चीज़ मिली वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिली और अगर आप बुक को प्रॉपरली पढ़ो तो फिर ही उन क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाओगे। अदरवाइज अगर आप बुक को नहीं पढ़ते तो फिर आप लोग उन क्वेश्चंस के अंदर डाउटफुल होते हैं कि कौन सी राइट वैल्यू होगी। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस मिले जिनको आमतौर पर यह सोचा जाता है कि एम डी कैट लेवल के ऊपर या ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए, रटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन नम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं और इस साल भी ऐसे क्वेश्चन मिले हैं हमें। फिर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नज़र आते हैं। तो चलें डिस्कस करते हैं नम्स के इस टेस्ट को और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और आप लोग जो एम डी कैट 2025 को फोकस करें इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। हम लोग जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हो तो उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। मैं लेट्स से अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन है। क्रॉस का मतलब आप जानते हो। अब इस प्लेन के अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। लेट्स से चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो क्या होगा। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हुआ तो राइट हैंड रूल के मुताबिक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, जब आप राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे तो इस चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। और ये चीज़ आप एक फार्मूला से भी देख सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है ऑन अ चार्ज पार्टिकल दैट इज इक्वल टू क्यू टाइम वी क्रॉस बी। और जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्टेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हुआ और जो फोर्स अप्लाई होगी वो परपेंडिकुलर होगी और जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, द पाथ विल बी सर्कुलर। सर्कुलर पाथ आपका इसका राइट आंसर बनेगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर नहीं हुआ बल्कि किसी एंगल पे एंटर हुआ, मतलब यहाँ पर V और B के दरमियान एंगल 90 ना हो, तो फिर सर्कुलर की जगह फिर आपका जो आंसर होगा वो हेलिकल होगा। तो हेलिकल के लिए जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, लेकिन 0 भी नहीं होता, 180 भी नहीं होता। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज एट रेस्ट इज। अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर हो तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होती। अब ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, पहला और ये भी, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट से आप देखते हो कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर तो इसका मतलब वी की वैल्यू ज़ीरो होगी और वी की वैल्यू अगर ज़ीरो तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी ज़ीरो के इक्वल आएगी। तो यहाँ पर राइट आपका आंसर अल्फा होगा। इफ द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बिकम्स। अब इस टर्म से परेशान ना होइएगा कि हर प्रोविंस में ये साइक्लोट्रॉन की जो टर्म है यूज़ नहीं होती। ये सिंपल हमारे पास जो कंसेप्ट है ये चार्ज टू मास रेशो के टॉपिक से रिलेटेड है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है और एक सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट करता है। अब उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अगर उस चार्ज पार्टिकल का मास डबल हो जाए तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको ये फार्मूला याद है, E ओवर एम इज़ इक्वल टू वी ओवर बी आर। फिर इस फार्मूला को हम रीअरेंज करते हैं, v की जगह आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो E ओवर एम इज़ इक्वल टू आर ओमेगा ओवर बी आर। आर आर से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ओमेगा इक्वल होगा ई बी ओवर एम के। अब यहाँ पर आप देखो कि ओमेगा का और मैस का रिलेशनशिप इन्वर्स है। तो यहाँ पर अगर रिलेशनशिप इन्वर्स, तो अगर मैं मैस को डबल करता हूँ तो डिनोमिनेटर में वैल्यू डबल हो जाएगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। तो इसका राइट आपका आंसर क्या होगा, बीटा होगा। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सेम एज दैट ऑफ। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, लेकिन ओवरऑल इस चीज़ को जनरलाइज किया जाता है कि जब भी कोई चीज़ हमारे पास यूनिफॉर्म होती है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होती है। ये चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से रिलेटेड हो, पावर से रिलेटेड हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड हो।
जब वो फिजिकल क्वांटिटी यूनिफॉर्म होगी तो एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों सेम होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेल्टा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट चार्ज शीट, गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। एक इनफाइनाइट चार्ज शीट हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है सिग्मा, जो चार्ज डेंसिटी है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सिंगल प्लेट के लिए, अगर दो प्लेट्स होती तो फिर आपके पास डिनोमिनेटर में 2 ना आता, फिर आपके पास आंसर चार्ली होता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज डेल्टा, क्योंकि आपको सिंगल एक इनफाइनाइट चार्ज शीट के बारे में पूछा गया, और अगर दो का पूछा जाता तो फिर आपका आंसर चार्ली होता। स्टेबिलिटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिटरमिन्ड बाय, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना ज़्यादा स्टेबल है ये ऐसे पता चलता है कि वो कितनी जल्दी डिके हो रहा है, कितनी देर से डिके हो रहा है। और ये कौन सी चीज़ डिफाइन करती है? डिके कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिटरमिन्ड बाय डिके कांस्टेंट। हम हाफ लाइफ का फार्मूला लिखते हैं, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। हाफ लाइफ का डिके कांस्टेंट से इन्वर्स रिलेशन है। जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके कांस्टेंट कम होगा उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? वो देर से डिके होगा। और अगर आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, उसकी हाफ लाइफ कम, इसका मतलब वो जल्दी डिके हो रहा होगा। तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो डिके कांस्टेंट से पता चलती है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, एक स्टैंडर्ड हम ये कन्वर्जन जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है, ये 3.6 मेगा जूल्स होता है। और ये 1 किलोवाट आवर बेसिकली 1 यूनिट है जो कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंज्यूम करते हो। और इसका रिलेशन भी आप जानते हो कि अगर आपने एनर्जी को किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना हो तो पावर किस में होनी चाहिए? वॉट में, मल्टीप्लाइड बाय टाइम होना चाहिए आवर में, और इसको डिवाइड आप कर दोगे 1000 से। 3.6 मेगा जूल, सिंपल सा क्वेश्चन, राइट ऑप्शन इज बीटा, 3.6 मेगा जूल्स। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर किसे कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। पहली ऑप्शन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज, फिर बीटा तो वैसे गलत हो जाएगा, डायरेक्ट वोल्टेज। चार्ली है अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, और लास्ट है डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं कि रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे अल्फा और चार्ली ऑप्शन के अंदर। तो याद रखिएगा जो प्राइमरी फंक्शन है रेक्टिफायर का वो करंट को कन्वर्ट करना होता है, कि हमारे पास डायोड में से जो करंट पास करेगा एक हाफ में कंडक्ट होगा, एक में नहीं कंडक्ट होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों में कंडक्ट होगा, फुल वेव। तो यहाँ पर जो मेन आपके पास आंसर है दैट इज चार्ली नॉट अल्फा। तो एक दो क्वेश्चन में ऐसे मिलते हैं जहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं वैल्यूज़ के अंदर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि प्राइमरी फंक्शन जो है वो करंट का है, करंट को कन्वर्ट करता है, वोल्टेज को कन्वर्ट नहीं करता। वोल्टेज करंट की बेस पे हम कह सकते हैं, लेकिन राइट आंसर इज चार्ली। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंड्यूस ईएमएफ इज, इंड्यूस ईएमएफ की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? इंड्यूस ईएमएफ की बेसिक रिक्वायरमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, कि जब तक आपके पास किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा किसी एक खास टाइम के अंदर, आपके पास ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। ये सिंपल आप कह सकते हो कि इंड्यूस ईएमएफ का ताल्लुक चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ है, फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट है। तो राइट इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा, चेंज इन फ्लक्स लिंक टू द कॉइल, कि जो कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक है उसका चेंज होना ज़रूरी है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू, फार्मूला है ये इम्पल्स का फार्मूला, और इम्पल्स के बारे में आप जानते हैं कि इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम एंड दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो राइट आपका आंसर होगा चेंज इन मोमेंटम, और अगर इम्पल्स होता तो इम्पल्स राइट आंसर होता। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, यस, कॉपर की रेजिस्टिविटी, अब ये वैल्यू है बुक में, एक साइड इंफॉर्मेशन के अंदर हमें ये टेबल मिलता है। अब पंजाब की बुक में वैल्यू कुछ और है, और अगर हम केपी के या फेडरल की बुक देखें वहाँ वैल्यू कुछ और है। अब राइट आंसर जो यहाँ पर है वो पंजाब की बुक के अकॉर्डिंग बनता है, वो अल्फा है 1.54 टाइम्स 10⁻⁻⁸ ओहम मीटर। क्योंकि अगर आप केपीके की बुक को देखो तो केपीके की बुक में ये वैल्यू 0.017 की फॉर्म में है और साथ वो माइक्रो है, और अगर आप उसको कन्वर्ट भी करते हो तो आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बनती। लेकिन अगर आप पंजाब की बुक में साइड इन्फॉर्मेशन को देखो तो आपके पास अल्फा ही एग्जैक्ट वैल्यू मेंशन है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या। अब ये वैल्यूज़ डिफरेंट क्यों होती हैं डिफरेंट बुक्स के अंदर? उसकी वजह ये कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ये वैल्यूज़ लिखी जाती हैं।
और इस वजह से ये वैल्यू डिफरेंट होती हैं। और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया है तो इसका राइट आंसर हमारा जो बनेगा दैट इज अल्फा। बस्टिंग ऑफ टायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोसेस। टायर का ब्रस्ट करना एक सडन प्रोसेस है, और हम जानते हैं कि सडन प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होते। और ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर आपके पास जो बनेगा दैट इज एडियाबैटिक। और इस तरह क्लाउड फॉर्मेशन का पूछा जाता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन बी फाउंड बाय। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास एक्सियल क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और हम इसको फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल हमें बताता है कि एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और क्या रूल है कि अगर आपके पास एक प्लेन में एक बॉडी रोटेट कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट करे आपने अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रोटेट करना है। थंब को इरेक्ट रखोगे, और जो थंब होगा जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो शो करेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनकी डायरेक्शन को। तो राइट इसका आंसर जो है दैट इज अल्फा। व्हेन स्टार मूव टुवर्ड्स द अर्थ शिफ्ट इज नोन एज। डॉपलर्स इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब कोई स्टार अर्थ के टुवर्ड्स मूव करे तो ये कौन सा शिफ्ट होता है? अब स्टार सोर्स है और जो हमारे पास अर्थ है वो ऑब्जर्वर है। तो सोर्स जब ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स मूव करता है तो हम जानते हैं कि वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज करती है, और इसकी वजह से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रही होती है। अब वेवलेंथ अगर डिक्रीज करेगी इसका मतलब आपका स्पेक्ट्रम शिफ्ट होगा लो वेवलेंथ की तरफ। तो ब्लू की वेवलेंथ कम है या रेड की? ब्लू की, तो दैट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। और जब स्टार अवे मूव करते हैं वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तब हमारा रेड शिफ्ट होता है। एंगल एट विच मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अचीव्ड। किस एंगल पे हमारी मैक्सिमम रेंज अचीव होती है? 45 डिग्री। और अगर आपके पास ऑप्शन में 45 ना हो तो जो सबसे 45 के क्लोज होगा वही राइट आंसर है, और यहाँ 45 गिवन है एंड दैट इज बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस व्हेन एटम्स आर इन गैसियस स्टेट। हम जानते हैं कि हमारे पास गैसियस स्टेट के अंदर एटम्स हो तो जो स्पेक्ट्रम बनता है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट लाइंस होती हैं। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के यूनिट के अंदर। तो राइट इसका आंसर जो होगा दैट इज चार्ली। कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट्स यूनिट इज। कंडक्टेंस जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, और इसका यूनिट क्या होता है? हम इसको पर ओहम भी कहते हैं, इसको मोहो भी कहते हैं, इसको अम्पेयर पर वॉल्ट भी कहते हैं, और इसके अलावा इसका यूनिट हमारे पास सीमन है। तो राइट आंसर है अल्फा। ड्यूरिंग रबिंग ऑफ हैंड्स इंटरनल एनर्जी। जब हम हैंड्स को रब करते हैं तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब बेसिकली वर्क तो हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी है, उसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और रीज़न क्या है? आपका जो मैकेनिकल वर्क है। तो राइट आंसर अल्फा होगा। ए वेलोसिटी इज डबल्ड व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ टाइम mv²। और यहाँ पर आप रिलेशन को देख सकते हो कि डायरेक्ट है। तो अगर आपका रिलेशन डायरेक्ट है तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर डबल तो 2 का स्क्वायर 4, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, और 4 टाइम्स का मतलब होता है क्वाड्रपल। राइट आंसर इज चार्ली। ऑन अ क्लियर डे एट नून इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी इज। हमारे पास एक बुक में वैल्यू लिखी हुई है जिसको सोलर कांस्टेंट का नाम दिया जाता है, और वो वैल्यू है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है। लेकिन जो ज़मीन तक, अर्थ की सरफेस तक हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी पहुंचती है वो रिड्यूस हो जाती है। और रीज़न जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं वहाँ से एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग की रीज़न होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमसे पूछा गया है कि एट क्लियर ऑन क्लियर डे एट नून द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी, तो हम एटमॉस्फेयर के बाहर वाली वैल्यू को मार्क नहीं करेंगे, बल्कि वो वैल्यू मार्क करेंगे जो ज़मीन तक, सरफेस तक पहुँचती है, और वो है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो राइट इसका आंसर जो होगा दैट इज़ चार्ली। और अगर अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर पूछा जाता तो फिर इसका राइट आंसर अल्फा होता। वर्क डन इज पॉजिटिव इफ द एंगल इज। हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? अगर हम वर्क के फार्मूला को देखें तो वर्क के फार्मूला में कोसाइन आता है, और कोसाइन थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब कॉस की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों के अंदर पॉजिटिव होती है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 तक, इसका मतलब एंगल 0 से 90 होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो 270 से लेकर 360 तक होता है।
तो अब यहाँ पर देखो कि एंगल इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, वर्क इज पॉजिटिव, यस, अल्फा राइट आंसर है। बीटा को देखो, एंगल ग्रेटर देन 0 लेस देन 180, तो लेस देन 180 तो दूसरा क्वाड्रेंट भी है, और दूसरे में तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव, वर्क नेगेटिव होगा। और थर्ड वाले को देखें, थीटा लेस देन 270, ये तो थर्ड भी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दैट इज ओनली अल्फा। The electric potential at a distance r is given by the formula electric potential due to a point charge, और ये फार्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। और जब k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो यहाँ पर जो राइट आपके पास ऑप्शन बनती है वो अल्फा बनती है। बीटा डिपेंड करता है अरेंजमेंट के ऊपर, अगर तो क्यू हमारे पास न्यूमिनेटर में होता, आर डिनोमिनेटर में होता, तो अल्फा और बीटा सेम थे। और चार्ली क्यों नहीं? चार्ली फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नहीं होता, चार्ली फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डी, और ये हम यूज़ करते हैं दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान, कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, और इसमें ऑप्शन क्या होगी? सिलिकॉन, सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम और इसके अलावा कार्बन, ये ऑप्शंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बीटा। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का चेंज ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये है फ्रैक्शनल चेंज। पर केल्विन मीन्स डिनोमिनेटर में टेम्परेचर का चेंज, ये किसका फार्मूला है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। राइट आंसर इज बीटा। और अगर यहाँ रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी होता, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्वांटाइज मोमेंटम आज एक्सप्लेन बाय, हमें पता है कि हमें डी ब्रॉगले ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हर वो पार्टिकल जिसका मोमेंटम होता है उसकी वेवलेंथ भी होती है। अब यही कॉन्सेप्ट फिर फर्दर आगे यूज़ हुआ डी ब्रॉगले का, किस में? बोहर एटॉमिक मॉडल में। और बोहर एटॉमिक मॉडल में इसी कॉन्सेप्ट को कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में जब रोटेट करेगा तो उससे लिंक्ड वेवलेंथ होगी, और फिर स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट आया, और फिर एंगुलर मोमेंटम का पॉस्टुलेट हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जब क्वांटाइज मोमेंटम की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है मैटर वेव्स, हमारे माइंड में आता है डी ब्रॉगले वेवलेंथ, तो इसका राइट जो आंसर होगा दैट इज चार्ली। तो क्वांटाइज मोमेंटम इज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉगले एंड दैट इज फर्दर यूज बाय बोहर, और फिर ये फर्दर आगे बोहर ने यूज किया। एंगल बिटवीन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन एंड रेडियस है, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन और रेडियस के दरमियान एंगल कितना होता है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी कह सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली पिक किया गया, स्टूडेंट्स ने शेयर किया, अब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था या थोड़ा सा इसमें चेंज था। अब मैं इस क्वेश्चन को यूँ कर लूँ कि सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन वेक्टर और जो रेडियस वेक्टर है इनके दरमियान एंगल क्या होगा। अब अगर इस तरह से इस क्वेश्चन को लिया जाए तो जब बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही होती है तो जो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन है दैट इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड सेंटर, ये सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड सेंटर। और जो रेडियस वेक्टर होता है वो हमारे पास कहाँ से होगा? वो सेंटर से होगा, और किस पॉइंट तक होगा? उस पॉइंट पे जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जो पोजीशन वेक्टर होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो ए सी और आर के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 180 डिग्री है। और इस चीज़ को आप यहाँ पर भी देखते हो कि जब वेक्टर फॉर्म में सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन को लिखा जाता है तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आता है जो शो करता है कि सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन इज टूवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट विल बी बीटा, 180 डिग्री। EMF इंड्यूस इज जीरो व्हेन प्लेन ऑफ अ कॉइल इज, हमारे पास EMF कब जीरो होगा? जब प्लेन ऑफ अ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो, या पैरेलल हो, या एंटी पैरेलल हो। देखो अगर आपके पास एक कॉइल का प्लेन देखा जाए कि ये एक लेट से हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल का प्लेन एरिया, अगर इस प्लेन एरिया के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या इस प्लेन में से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है? आंसर है नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो हमारा जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और फ्लक्स हमारे पास अगर यहाँ पर ज़ीरो के इक्वल आएगा तो फ्लक्स ज़ीरो, तो फ्लक्स तो चेंज भी ज़ीरो, और फ्लक्स का चेंज अगर ज़ीरो तो इंड्यूस EMF क्या होगा? ज़ीरो होगा। एंटी पैरेलल प्लेन नहीं हो सकता, प्लेन एक सरफेस है और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है? वो पैरेलल है। मतलब मैं इसको यूँ रखूँ, यूँ रखूँ, यूँ रखूँ, वो पैरेलल ही प्लेन के साथ कंसीडर होगा। प्लेन की दो डायरेक्शन थोड़ी हैं कि एक तरफ पैरेलल और दूसरी तरफ एंटी पैरेलल हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? EMF इंड्यूस इज जीरो व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज बीटा। और अगर ये प्लेन हमारे पास परपेंडिकुलर होता
तो फिर फ्लक्स की वैल्यू नॉन ज़ीरो होती कि अगर लेट से ये प्लेन है और हमारे पास ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइक दिस। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के जब परपेंडिकुलर हैं तो पास कर रही हैं। अगर पास करेंगी तो यहाँ चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है, तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस भी होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था ज़ीरो, तो पैरेलल होगा। The spectra which is obtained by the absorption or emission of radiation by the atoms of a gas, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक ऐसा स्पेक्ट्रा है जो कि एब्जॉर्प्शन या एमिशन ऑफ रेडिएशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है, और किन के लिए? फॉर द एटम्स ऑफ द गैस। राइट आंसर इज अल्फा। टू वेव्स आइडेंटिकल ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम आर सुपरपोज। अगर दो वेव्स हों, आइडेंटिकल हों, ट्रैवल कर रही हों सेम मीडियम में, तो उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? देखिए, आइडेंटिकल वेव्स की वजह से बीट्स तो नहीं होता, और बीट्स ऑप्शन में भी नहीं है। फिर आइडेंटिकल वेव्स की वजह से या तो इंटरफेरेंस है या स्टेशनरी वेव्स है। अब स्टेशनरी वेव की ऑप्शन भी नहीं है, तो राइट आंसर फिर क्या हुआ? अल्फा, इंटरफेरेंस। कि दो वेव्स अगर आइडेंटिकल हो, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम हो, मीडियम सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो इंटरफेरेंस। और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती, लाइन सेम होती, तो फिर स्टेशनरी वेव राइट आंसर था। Which of the following rays are used to destroy bacteria and insects? अब यहाँ इस क्वेश्चन में दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, एक है अल्ट्रा वायलेट और एक है गैमा, लेकिन हमें बेस्ट आंसर को पे करना। अब अल्ट्रा और गैमा रे को कंपेयर किया जाए तो गैमा रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग, ज़्यादा एनर्जेटिक है, इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये किसी भी मीडियम में से पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट मानी जाएंगी जब आपने बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। अदरवाइज अगर आप गैमा रेस को देखो तो गैमा रेस को ग्लास से पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती। तो अब वहाँ यहाँ पर हम सरफेस की अगर बात करें कि सरफेस की हद तक किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है बैक्टीरिया को, तो फिर गैमा रेस ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल सरफेस पे भी डिस्ट्रॉय करना है और पेनिट्रेट करके अंदर तक चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है, बैक्टीरियाज वगैरह को, तो फिर आपका जो राइट आंसर माना जाएगा दैट इज़ गैमा रेस। तो यहाँ पर सरफेस का जिक्र नहीं है कि सिर्फ सरफेस के लिए कौन सी प्रेफरेबल, अगर लिखा होता गैमा रेस, ओवरऑल सॉरी अल्ट्रा वायलेट, ओवरऑल पूछा गया तो वो जो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है, जो डैमेज करती हैं, और डैमेज किसको करेंगी? ऑब्वियसली बैक्टीरिया को भी डैमेज करेंगी, उनको डिस्ट्रॉय करेंगी, और इसके अलावा हमारे पास इंसेक्ट्स के लिए भी बेस्ट हैं ये। तो राइट आंसर इसमें गैमा रेस होगा। तो ये था नम्स 2025 का फिजिक्स का जो टेस्ट है उसकी डिस्कशन। आई होप कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया, और एमडी कैड में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये डिस्कशन आपको एमडी कैड के हवाले से भी हेल्प करेगी। तो अभी आपके पास 1 माह का टाइम है, उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें, तैयारी करें, और इंशाल्लाह अगर आप प्रॉपर तैयारी करोगे और ये सोच के तैयारी करोगे कि कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए और उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आपको जो एमडी कैड का एग्ज़ाम है वो मुश्किल नहीं लगेगा। इंशाल्लाह आप लोग एमडी कैड को ज़रूर क्रैक करेंगे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लेंगे।